नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम सोशल साइंस की ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो नए सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे पेजेस स्किप किए गए हैं, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन मैं उस पेजेस को भी इंक्लूड किया हूँ क्योंकि बाई चांस अगर बाद में कुछ सिलेबस चेंज होता है या फिर ये जितने भी पेजेस एक्सक्लूड की गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप फ्यूचर में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो भले ही वो बोर्ड्स एग्जाम में ना आए, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैं उससे इंक्लूड किया हूँ, एक्सक्लूड नहीं किया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मूनस्टोन क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि रिसोर्स। तो रिसोर्स बेसिकली होता क्या है? The everything available in our environment which can be used to satisfy our need is called resource। ऐसे हर वो चीज जिससे हम लोग ह्यूमन नीड, मेनली ह्यूमन नीड की सेटिस्फाई हो सके, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कोयला, कोल। कोल एक रिसोर्स है। कोल से बहुत कुछ, बिजली के साथ साथ हीट या बहुत अलग अलग चीजें बन सकती है कोल से। साथ ही साथ में वाटर, वाटर भी एक रिसोर्सेस है। ठीक है, कि वाटर से हम लोग बहुत कुछ पीने के लिए यूज होता है, नहाने वहाने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ में बहुत अलग अलग फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में प्लांट्स को वाटर चाहिए। तो ये सब जितने भी ह्यूमन नीड्स, मेनली हम लोग ह्यूमन के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो जो भी ऐसे रिसोर्सेस है, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली अवेलेबल है और ह्यूमन की जो सेटिस्फैक्शन है या जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाए, उसे हम लोग रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, सब पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिकली फीजिबल, फीजिबल भी होना चाहिए ना। अगर कोई चीज़ महंगा हो जाएगा तो उसे हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर लेट सपोज आलू जो है, पोटैटो है, वो अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है तो लगभग हर आदमी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वही 20 की जगह 200 रुपये केजी हो जाए तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, तो वो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। जो लोअर इनकम ग्रुप्स है या लोअर इनकम पीपल है वो तो नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल भी, तो एक्सेप्टेबल होना, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग समझे रिसोर्स को, तो रिसोर्स आर दोज थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर environment which satisfy our needs is called resource, and it should be, resource should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Only then it is termed as a resource. For example minerals हो गया, forest, fossils, fossil fuels, ये सब हमारे रिसोर्सेज है। ठीक है, तो देखिए इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सेंट्रल पॉइंट पे है। ठीक है, तो रिसोर्सेस मेनली मिलता कहाँ से है? वो नेचर से मिलता है। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा नेचर से मिलता है रिसोर्सेस, चाहे वो कोल हो या फिर गोल्ड हो या फिर पेड़ पौधे हो, सब कुछ नेचर में ही अवेलेबल है। ठीक है, फिर नेचर में अवेलेबल होने से तो नहीं होगा। जैसे हम लोग को गोल्ड मिल गया, लेकिन गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना। तो वो टेक्नोलॉजी जिससे माइनिंग की जा सके, ओर्स की माइनिंग की जा सके, उसको रिफाइन किया जा सके, उससे कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जा सके, उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम लोग, नेचर में तो सब कुछ प्रेजेंट है। जैसे हवा प्रेजेंट है, लेकिन हवा से क्या हम लोग पानी बना रहे हैं? बनाने के लिए तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा ना। फिर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि ह्यूमन बींग्स बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन जैसे बहुत सारे
आप ऑर्गेनाइजेशंस ले लीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, ये सब क्या करते हैं, जितना भी रिसोर्सेस होते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उस पे स्टडी होती है, रिसर्च होता है, किस तरह से हम लोग उसको एक्सेस कर सके, किस तरह से कॉमन मैन के हाथों में वो रिसोर्स पहुंच सके। इसीलिए ये तीनों ही चीज, फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बेस बनाएगा वो फिजिकल एनवायरनमेंट, जो है नेचर से जो मिला हुआ रिसोर्सेस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्सेज बेसिकली दो तरह से है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, जिससे हम लोग बहुत सारे, हर इंस्टीट्यूशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जिससे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। 2 साल पहले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसका नाम था MHRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब उसके बाद नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो ह्यूमन में भी कौन कौन से आएंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। फिर दूसरा आएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी में, क्वांटिटी मतलब कितने, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, तो ये पॉपुलेशन समझ लीजिए, पॉपुलेशन जो क्वांटिटी है पॉपुलेशन डिनोट करा। क्वालिटी मतलब कितने स्किल्ड है, कौन कितने स्किल्ड वर्कफोर्स है। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स या अनस्किल्ड वर्कफोर्स या सेमी स्किल्ड, तो ये क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो क्वांटिटी हो गया पॉपुलेशन, और क्वालिटी हमारा लोगों का स्किल कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना यूजफुल है देश के लिए, वो ये ह्यूमन रिसोर्स का कंपोनेंट हो गया। अब नेचुरल में आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिससे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कंटिन्यूअस और फ्लो, दैट इज विंड, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब कंटिन्यूअस है। फिर रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल भी आ सकता है। बायोलॉजिकल डिवाइडेड किसमें है, नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो फॉरेस्ट भी एक रिन्यूएबल सोर्स ही है, लेकिन अगर हम लोग अंधाधुंध पेड़ काटेंगे या फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा रिकवर होने के लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिन्यूएबल है तो हम लोग अंधाधुंध कुछ भी कर सकते हैं या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी एनिमल्स, प्लांट फॉरेस्ट में है, उसे हम लोग कहेंगे वाइल्ड लाइफ। ये रिन्यूएबल का कंपोनेंट। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या है, जो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया तो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, उसमें भी दो पार्ट है, एक है रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जैसे मेटल्स, आपको पता होगा कि मोबाइल फोन्स में बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर या प्रेशियस मेटल्स होते हैं, उसे हम लोग रिसाइकल, रिफाइन करके हम लोग फिर से वापस वो मेटल हासिल कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कुछ निकल होता है, वो सब इंपॉर्टेंट जो मेटल है उसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल में है। अगर हम लोग उसको डंप कर देते हैं, इसे फेंक देते हैं, तो वो उससे तो हम लोग फिर रिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर रिसाइकल कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। फिर है नॉन रिसाइकेबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, ये सब है नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम, ये अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग दोबारा से नया नहीं बना सकते, नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो ये क्या है, नॉन रिसाइकेबल, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कुछ। तो ये सब हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से बेसिस पे रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व एंड स्टॉक, इन सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है उस रिसोर्स का, या वो लिविंग थिंग्स था या वो अनलिविंग, मतलब लिविंग मतलब बायोटिक हो गया, और जो नॉन लिविंग है उसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्स कहेंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, दे हैव लाइफ एंड आर लिविंग रिसोर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, फिशरीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब कुछ आ जाएगा बायोटिक रिसोर्स में। ठीक है, जिसमें जान। अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे रॉक्स हो, मिनरल हो, वाटर हो, सनलाइट हो, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज, इसमें कोई जान नहीं।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये बहुत इजी था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या वो खत्म हो जाएगा या फिर वो रिन्यू हो सकता है, उसके बेसिस पे क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो है वो आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से हम लोग उससे रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हो गया वाटर, हो गया वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कुछ रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, द रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रीमेड। एक बार अगर खत्म हो गया तो वापस वो नहीं मिल सकता। दे टेक ए लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। जैसे कि कोल फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, पेट्रोलियम फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, मिनरल फॉर्मेशन में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें बहुत बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे उसको रिन्यू होने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिवाइडेड था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज बहुत सिंपल है, दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। लेट सपोज अगर आपके पास कार है तो वो आपकी रिसोर्स हुई। आपके पास कुछ लेट सपोज फ्लैट है, जमीन है, आपका कुछ फार्म हाउस है, तो वो आपका खुद का एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक प्राइवेट इंडिविजुअल का, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। फिर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स किसे कहेंगे, तो रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। लेट सपोज एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में लगभग ऐसे करके 5-6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो 5-6 ब्लॉक्स के लिए, मतलब हर ब्लॉक्स में कुछ कुछ फ्लैट्स हैं, तो हर ब्लॉक में इस सोसाइटी के अंदर एक कॉमन प्लेग्राउंड होगा, एक स्विमिंग पूल हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सारे सोसाइटी मेंबर्स मिलके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ रिसोर्सेज को बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है या कम्युनिटी जो है उसको शेयर कर रही है रिसोर्सेज को, जैसे पार्क्स हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, इस टाइप ऑफ को हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। फिर तीसरा है नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस या फिर इसको हम लोग पब्लिक रिसोर्सेस भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रिसोर्सेस विच बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, जो नेशन के लिए है, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया। ठीक है, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, ये सब कुछ है, नदियां, ये सब है नेशनल रिसोर्सेस। कितने रिवर्स है, लेक्स है, वो नेशन का है, पूरे पब्लिक के लिए। तो ये पब्लिक रिसोर्स या नेशनल रिसोर्स कुछ भी कह सकते हैं। फिर चौथा जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज। जैसे कि नेशनल रिसोर्स में क्या है, हमारा जो बाउंड्री लाइन है, जितना हमारा कोस्ट लाइन है, जितने हमारा एरिया है कंट्री का, उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेस है वो हमारा नेशनल रिसोर्सेस है। चाहे वो फॉरेस्ट हो या रोड्स हो या कोई बिल्डिंग हो, वो नेशनल रिसोर्स है। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसा है जो हर कंट्री के बाहर में है और उसे कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन होती है जो बताएगा कि कौन कंट्री यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। उस पर किसी भी एक कंट्री का अधिकार नहीं है। जैसे कि हम लोग लेट सपोज समझ लेते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है उस पर किसी एक कंट्री का तो बोलबाला नहीं है कि वो एक कंट्री को बिलोंग करता है। उस कंट्री पे बहुत लोग अपना रिसर्च काम करते हैं और बहुत कुछ काम करते हैं। तो वो जो हो गया एक इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। आर्टिक सर्कल का जो रीजन है, आर्टिक ओशन का जो रीजन है, वो भी एक तरह से इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। ठीक है। ओशनिक वाटर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो जो इंडियन कोस्ट लाइन है, जो लगभग 7500 किलोमीटर्स का जो इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन पे जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पे जो है, इस एरिया पे हर कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स।
तो उस पे उस कंट्री का हक होता है। अगर कुछ रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्स मिलता है, लेट सपोज नेचुरल गैस मिल गया है, पेट्रोलियम मिल गया, तो उस कंट्री का उस पे अधिकार होगा। तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही अलाउड है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो उस पे कोई एक कंट्री का नहीं होगा, वो पूरा वो इंटरनेशनली वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब आ जाते हैं लास्ट, जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला जो है पोटेंशियल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस फाउंड इन ए रीजन बट नॉट इन यूज। रिसोर्सेस वैसे मिल तो रहे हैं उस रीजन में, लेकिन वैसे यूज नहीं हो रहा। जैसे कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड एनर्जी इन गुजरात। ठीक है, इसे पोटेंशियल रिसोर्स कहा जा रहा है। डेवलप्ड रिसोर्स कौन सा है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity has been determined for utilization. The development of resource depends on the technology and level of their feasibility. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती है। तो उस टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, फिर स्टॉक क्या होता है? रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। ठीक है, तो हम लोग को पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो पुरानी बुक थी उसमें ये एग्जांपल दिया था कि लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ हाउ टू यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें बात की गई थी हाइड्रोजन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे यूज किया जाए, लेकिन इस पे भी बहुत काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, और साथ ही साथ में बहुत अलग कंट्रीज भी काम कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, इस पे काम चल रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर शायद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो नया एनसीईआरटी है उसमें भी यही सेम एग्जांपल दिया हुआ। तो आप लोग एग्जांपल चेंज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। फिर है चौथा जो है रिजर्व्स। सबसेट ऑफ स्टॉक को हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर नीड्स। जैसे कि एग्जांपल्स क्या क्या दिया हुआ था, वाटर इन द डैम्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये रिजर्व्स है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ महीने पहले हम लोग को लिथियम रिजर्व्स मिला है, लिथियम लिथियम रिजर्व्स मिला है जम्मू कश्मीर में। तो हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नो हाउ अभी तक नहीं है, तो इसीलिए वो स्टॉक स्टॉक का सबसेट है। रिजर्व्स को हम लोग स्टॉक का सबसेट कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू कश्मीर। उसमें हम लोग को अभी कैसे लिथियम को माइन किया जाता है, किस तरह से उसको प्रोसेस करके बैटरी बनाया जा सकता है, उसका टेक्नोलॉजी नो हाउ अभी तक प्रेजेंट नहीं है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है। बहुत लोग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है। जैसे जिस तरह से फॉर एग्जांपल चाइना या फिर यूएसए या बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, वो लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेस को पुअर कंट्री से, जैसे अफ्रीकन कंट्री से वो लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या माइन कर लेते हैं। ठीक है, और सारा का सारा रिसोर्सेज जो है वो अफ्रीका को बिलोंग करता है, लेकिन वो सारा रिसोर्स कौन यूज कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, तो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज करने से क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा, एग्जॉस्ट बहुत कुछ निकलेगा। तो सारा रिसोर्सेज कौन यूटिलाइज किया? यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर लिए। फिर उसके बाद जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, जो उसका पॉल्यूटेड प्रोडक्ट्स बच गया या आउटपुट बच गया, उसे जाके लेके फिर से डंप कर देते हैं जो पुअर कंट्रीज थे। तो ये साइकिल पूरा चलते जाता है। रिसोर्सेज अफ्रीकन कंट्रीज का है, लेकिन मजे जो है वो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज ले रहे हैं, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को पॉल्यूट कर रहे हैं। फिर जब पॉल्यूशन हो जा रहा है तब बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज का इशू। तो ये सब चीजें जो है वो जो मेन पॉल्यूटर्स हैं आज के टाइम पे वर्ल्ड में, जो मेन पॉल्यूटर्स है, अगर आप उसकी लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहले यूएसए, चाइना, फिर यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्रीज बिलोंग करते हैं। ठीक है, तब हम लोग समझेंगे कि
क्यों? क्योंकि लोग जो है ये इनके पास ग्रीड बहुत आ चुका है, उनको ग्रीड बहुत आ चुका है, लालच बहुत आ चुका है कि रिसोर्सेस हमको किस तरह से मिल जाए। ठीक है, तो इससे इसी कारण से बहुत ज्यादा वॉर्स भी होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जैसे कि वाटर का इश्यू हो गया। वाटर भी एक रिसोर्स है, उसके कारण से बहुत कंट्रीज के अंदर विद इन कंट्रीज भी वॉर्स हो जाते हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। तो फ्यू इंडिविजुअल्स का मतलब है ये सब कंट्रीज जो है, तो वो अपने सेट नीड को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में पूरे रिसोर्स को ही डिप्लीट करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि अमेरिकन जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है उसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि रैंच बनाया जा सके। रैंच मतलब जहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस या शिप्स वगैरह, लैम्ब वगैरह रखे जाते हैं, तो वैसे रैंच बनाया जा रहा है बाई क्लियरिंग द फॉरेस्ट। उससे क्या हो सके कि अमेरिका को खाना है, हैमबर्गर खाना है, तो हैमबर्गर में बेसिकली जो मीट होता है वो गाय भैंस का होता है, तो उन्हें हैमबर्गर मीट खाने के लिए पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको शो नहीं करती है। तो इससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस हो जा रहा है, क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो लंग्स है हमारा पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं वहाँ के उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, वही चीज मैं जो सेम सेम बता रहा हूँ, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट, और रिच और पुअर। तो ये गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब धीरे धीरे होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्स पैसा है, तो ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी कर ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज की जो रेट है वो बढ़ते जा रही है, तो गरीब के रीच में तो है ही नहीं है। फिर तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस कैसे? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि अभी जून के महीने में कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर चल जा रहा है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। इसीलिए कंसेप्ट एक डेवलप हुआ था, ये 1970s के टाइम का है, जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बहुत बार न्यूज में सुनते रहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। तो डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को या जो हमारा नेचर है उसको डैमेज ना करे, और साथ ही साथ में जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेस प्रेजेंट हो। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारा प्रेजेंट फ्यूचर है, प्रेजेंट जो कंडीशन चल रहा है उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। तो मतलब क्या है इसमें? बेसिकली कहा गया कि जुडिशियसली हम लोग को यूज करना चाहिए रिसोर्सेस को। अगर हमारे पास पानी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग पूरा बेकार कर दें। ठीक है, तो इसीलिए जुडिशियस यूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर डेवलपमेंट गोल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स थे, जिन्हें हर कंट्रीज को 2030 तक अचीव करना है, या जो भी इसके सिग्नेटरीज हैं उसे अचीव करना है। तो देखिए अब हो पाता है कि नहीं। अब हम लोग समझेंगे रिसोर्स प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज के प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इम्पोर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। India के पास बहुत enormous diversity है available resources के। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, जैसे कि आपका है स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो है बहुत ज़्यादा रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, कोल डिपॉजिट। ठीक है, तो
and there are some other regions which have acute shortage of some vital resources, and ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख लेंगे तो वहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे यहाँ बहुत सारे वाटर स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बहुत सारे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के स्टेट में पहुंची नहीं है, इसीलिए वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए हमको रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरे कंट्री को हमें चलाना है तो रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं है कि बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसको रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला जो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि हमें सर्वे करना होता है कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सब कौन काम करता है, तो ये काम करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेनली यही इनका काम होता है। फिर मैपिंग करना, मैपिंग जिससे इसरो की भी मदद मिलती है। मैपिंग में हम लोग जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्निक का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग, इससे हम लोग रिसोर्सेज को पता करते हैं कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं। फिर वहाँ पर रिसोर्स मिल जाता है तो हम लोग उसको माइन करके देखते हैं कि कितने कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में निकल रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड जो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद एन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है। हमें पता तो चल गया कि रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसी क्वालिटी है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स को माइन कर सकते हैं। माइन करने के बाद एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो क्या ह्यूमंस की नीड को मेनली सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो वो बिना टेक्नोलॉजी के तो होगा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो एक स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, वैसे इंस्टीट्यूशन चाहिए। अगर जीएसआई जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं होता या इसरो जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो ऐसा काम पॉसिबल ही नहीं होता। फिर तीसरा जो है रिसोर्स प्लानिंग में मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो हम लोग जो भी प्लानिंग बना रहे हैं वो पूरे नेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाना बहुत जरूरी है कि वो नेशन को किस तरह से हेल्प कर सकता है। और हमें गोल सेटअप करना पड़ता है ना, कि जैसे इंडिया ने गोल सेटअप किया है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, वैसे हर कंट्री सेट किया है कि 2050 तक कोई बन जाएगा, कोई 2070, कोई 2060 तक। तो इस तरह से एक नेशनल गोल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा, ठीक है। तो ये तीन मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं रिसोर्स प्लानिंग में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट था। जो सेकंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।